Welcome everybody. This is our fourth video in question bank numerical series for magnetic effects of current for class 10. Till now we have made 3 videos in this series and covered around 34 questions. And in this video we will be covering remaining question for our first exercise. And hopefully our first exercise will be completed, and then in the upcoming videos we will start our another exercise related to same chapter, magnetic effects of current. We have also made theory videos for this chapter, and if you have not watched them, you can find them on our YouTube channel. The name of the channel is Point Basics, and there is a playlist named Class 10 Physics. So you can also watch them. There are other videos also. There are videos for 9th class also, the same series. So if you have your juniors, you can also share those videos with them. And if you like our work, our stuff, our videos, our series, then please do like, share, and subscribe because it helps a lot. Your feedback matters most. So do like, share, and if you have any ideas for improvement or any suggestions, do put them in the comment section and do subscribe to our channel. It is a zero cost way for you to support us, so please support us. With this, let's start today's video, and we will be starting with question number 35. So here is the question number 35. Some of them are from board terms, but some of them belongs to slightly older syllabus. So you may not find them any, you can say, convenient to your current syllabus. But they are good questions, so it will improve your understanding if you also attempt that. So will be only doing relevant questions, and if I find it relevant, I will also share its answer even if it is not in your syllabus. So question number 35. A coil of insulated copper wire is connected to galvanometer. गैल्वेनोमीटर हम आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। एक डिवाइस होता है जब जिससे आप करंट फ्लो करते हो तो वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है, और उसकी डिफ्लेक्शन स्टैंडर्ड नहीं होती। मीन्स आप उसको एज इट इज किसी टाइप की मेजरमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। जस्ट आप उससे इंडिकेशन ले सकते हो कि सर्किट के अंदर करंट है या नहीं। सो उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम स्टेट दैट वुड बी सीन इफ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड साउथ पोल इज टुवर्ड द वन फेस ऑफ द कोयल। सो यहाँ पे सिनेरियो ये है कि हमारे पास एक कोयल है। सपोज दिस इज कोयल। ये कोयल का फर्स्ट टर्मिनल है और ये कोयल का सेकंड टर्मिनल है। यहाँ पे हमने इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया है, और यहाँ पे हमारे पास एक अलग से मैग्नेट है, और मैग्नेट का साउथ पोल इसकी तरफ है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नाउ ये बोला गया है जब ये ऐसे स्टेशनरी पोजीशन में है दोनों, और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसकी जो नीडल है वो सेंटर की टॉप में, जो न्यूट्रल पोजीशन में, वो टॉप पोजीशन पे होती है, और जब भी करंट फ्लो करेगा वो लेफ्ट या राइट रिफ्लेक्ट करती है डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। सो जब दोनों स्टेशनरी पोजीशन में है तो ये कोयल बिल्कुल भी मूव नहीं करने वाली, ये एज इट इज रहेगी। नाउ क्या होता है, मूव क्विकली टुवर्ड्स इट या मूव क्विकली अवे फ्रॉम इट। जब भी ये इसके मैग्नेट है जो हमारा, वो कोयल की तरफ जाता है, ये या तो आप इसको कोयल की तरफ लेके जाओगे या कोयल से दूर लेके जाओगे, तो दोनों केसेस में क्या होगा, देन दैट सिनेरियो में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कोयल के थ्रू फ्लो हो रही है, कोयल से पास हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, चेंज होती है। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से यहाँ पे करंट जनरेट होता है, और वो करंट फिर गैल्वेनोमीटर से फ्लो करता है। और गैल्वेनोमीटर है जो ये जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है, ये क्या करती है, डिफ्लेक्ट होती है, या तो ये इस तरफ डिफ्लेक्ट होती है या इस तरफ डिफ्लेक्ट होती है डिपेंडिंग अपॉन
सिचुएशन कि करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है। लेट मी शो यू इट्स रिफ्लेक्शन कैसे होती है प्रॉपर वे में। तो अगर हम ये सपोज करें कि ये गैल्वेनोमीटर की नीडल है, तो जो ये नीडल होगी ये ऐसे राइट या लेफ्ट रिफ्लेक्ट होती है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो करंट की डायरेक्शन है वो इसका पोल डिसाइड करता है कि कौन सा पोल पास आ रहा है या कौन सा पोल दूर जा रहा है। अभी ऐसा चीज आपके पास इतने डिटेल में नहीं है, तो इसलिए हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस नहीं करते। बट इतना आप बेसिक समझ लीजिए कि यहाँ पे मोशन रिक्वायर्ड है। अगर आप इसको एक बार इसके पास ले जाके रोक देते हो तो कुछ टाइम के लिए करंट जनरेट होगा, फिर से रुक जाएगा। जब तक यहाँ पे मोशन होता रहेगा यहाँ पे करंट जनरेट होता है। नाउ जो यहाँ पे फिनोमेना होता है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है, और हम इसको अपनी बोनस क्लास में थोड़ा आपको उसका आइडिया दे चुके हैं। अगर आपने वहाँ पे नहीं देखा है तो हमारी आप बोनस क्लास देख सकते हैं इस चैप्टर की थ्योरी से रिलेटेड, वहाँ पे आपको इसका आइडिया मिल जाएगा। एंड जो सी पार्ट है उसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करके आपको यूज उसका वो बताना है, और उसका आपको एक यूज आप डिटेल में डिस्कस कर चुके हो, कर सकते हो। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी थ्योरी की क्लास में। एंड हमारी प्रीवियस वीडियो में भी हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल दोनों को डिस्कस किया है, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि हमारी कंट्री में अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हमारे पास दो टाइप के करंट होते हैं, एक अल्टरनेटिंग होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है। जो डायरेक्ट करंट होता है ये किसके अंदर यूज होता है, बैटरीज। कौन सी बैटरीज, जो आपके मोबाइल फोन में होती है, जो आपके लैपटॉप में होती है, जो अगर आपके घर पे कोई इन्वर्टर या यूपीएस लगा हुआ है तो उसके अंदर होती है, या आपके पास कोई भी डिजिटल गैजेट है ये उसके अंदर जो बैटरीज होती है वो डायरेक्ट करंट पे काम करती है। बट जो आपके घर में सप्लाई आती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, वो स्विच होती रहती है ऐसे ऊपर से नीचे, ऐसे वो टर्न लेती है। और जब कोई ऐसे टर्म्स ले अप डाउन तो इससे वेव बनती है, और वेव 9th क्लास में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, जहाँ पे साउंड और लाइट का हमने डिस्कस किया था। और इसके और वेव ऑफ जो आपका लाइट के रिगार्डिंग चैप्टर है, हमने उसमें भी थोड़ा आइडिया दिया था वेव के रिगार्डिंग, किसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है। तो जो यहाँ पे हम ये एसी यूज करते हैं इसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, और इंडिया में उसकी वैल्यू होती है 50 हर्ट्ज। और जो पोटेंशियल हम यूज करते हैं इंडिया में दैट इज 220 वोल्ट। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सिंगल वैल्यू नहीं रहता। जैसे अगर आप ट्रेन में सफर करें, इंडियन रेलवे में आप ट्रेवल करेंगे तो वहां पे आपको 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई दी जाती है। बिकॉज जो जब आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको इतना कोई हैवी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना, वहाँ पे आपको मोस्टली मोबाइल या आपका लैपटॉप ही चार्ज करना है, तो इसलिए आपको वहाँ पे कम पोटेंशियल की सप्लाई दी जाती है। और दैट्स वाई आप ये अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो इजीली। अगर आपने कभी ट्रेन में ट्रेवल किया है तो अगर आपके पास कोई अच्छे ब्रांड का चार्जर है तो वो ट्रेन में प्रॉपरली वर्क करेगा, बिकॉज उसको डिजाइन किया गया है 110 वोल्ट टू 220 वोल्ट के बीच में ऑपरेट करने। और अगर आपके पास कोई एक बेसिक सा चार्जर है जो ओनली 220 वोल्ट पे वर्क करता है, जो कि मोस्टली हर चार्जर 220 वोल्ट पे वर्क करता ही है, तो वो 110 वोल्ट पे वर्क नहीं करेगा, तो वो बार बार डिस्कनेक्ट होता रहेगा आपके सिस्टम से, तो वो आपके मोबाइल को प्रॉपरली चार्ज नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई इन इंडिया। एंड ये पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइम्स पर सेकंड इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तो एक सेकंड में कितने बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, तो आंसर इज 50 टाइम्स, 100 टाइम्स सॉरी। ये 100 टाइम अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, बिकॉज उसमें ऐसे 100 साइकिल्स आती हैं और 50 साइकिल्स आती हैं एक सेकंड में, 50 साइकिल्स आती हैं, और एक साइकिल में डायरेक्शन ट्वाइस चेंज होती है। यहाँ पे ऐसे ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम। तो अगर आप ये एक सेकंड में दो चेंजेस मानते हो साइकिल का तो 100 टाइम्स, और अगर आप इसको ओनली वन चेंज कंसीडर करते हो तो देन 50 टाइम्स
डिपेंडिंग अपॉन कि कितना चेंजेस साइकिल के माने जाते हैं, उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ चेंजेस पर साइकिल पर सेकंड कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं और इसमें ये पूछा गया है, हाउ इज द टाइप ऑफ द करंट दैट वी रिसीव इन डोमेस्टिक सर्किट डिफरेंट फ्रॉम वन फ्रॉम द रन्स द फ्लो। मींस जो आपके घरों में जो करंट आता है वो करंट जो आपकी घड़ी को चलाने के लिए यूज होता है उससे कैसे डिफरेंट है। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया कि जो आपके घरों में डोमेस्टिक करंट है, डोमेस्टिक करंट आता है, अल्टरनेटिंग करंट आता है, इसको शॉर्ट में एसी बोला जाता है, फुल फॉर्म इज अल्टरनेटिंग करंट। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज और जो पोटेंशियल होता है दैट इज 220 वोल्ट फॉर डोमेस्टिक सप्लाई। और जो आपका क्लॉक है, क्लॉक में हम क्या यूज करते हैं, डीसी, और डीसी को बोला जाता है डायरेक्ट करंट। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज एंड डिपेंडिंग अपॉन अप्लायंस जो पोटेंशियल है वो वेरी कर सकता है, नॉर्मली 1.5 टू 12 वोल्ट के बीच में कहीं यूज होता है जो इसमें पोटेंशियल होता है। जैसे जो आपकी मोबाइल फोन बैटरीज है वो अराउंड 3.7 टू 4 वोल्ट की होती है, जो एक डबल ए सेल होता है वो 1.5 वोल्ट का होता है, जो यूपीएस या इन्वर्टर के अंदर जो बैटरीज लगती है वो 12 वोल्ट की, बट सबकी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज ही होती है। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। सो अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट को डिफाइन करना है और ये पूछा गया है कि अल्टरनेटिंग करंट को क्यों प्रेफर किया जाता है डायरेक्ट करंट के कंपैरिजन में फॉर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट करने के लिए अल्टरनेटिंग करंट को क्यों प्रेफर किया जाता है, डायरेक्ट करंट को क्यों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे अल्टरनेटिंग करंट है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट is a type of current which keeps on changing its direction with reference to न्यूट्रल पॉइंट। मींस एक ऐसा करंट जो अपने डायरेक्शन को बदलता रहे किसी एक न्यूट्रल पॉइंट के हिसाब से। कैसे, तो अगर आप यहाँ पे इसका एक डायग्राम बनाते हो तो आप ऐसे बना सकते हो कि यहाँ पे टाइम दोगे आप और यहाँ पे करंट का अमाउंट दोगे, तो जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। ये अभी पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव हो गया, ये फिर से पॉजिटिव हो गया, फिर से नेगेटिव हो गया, फिर से पॉजिटिव हो गया। तो ये करंट ऐसे प्रोपेगेट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू चेंज करता रहता है। नाउ वी विल मूव टू डायरेक्ट करंट और आप यहां पे लिख सकते हो फॉर इंडिया इन डोमेस्टिक सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज। नाउ भी डायरेक्ट करंट पे आते हैं। Direct current is a type of current which does not changes its direction over time। जो टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता उसको बोला जाता है डायरेक्ट करंट। और अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे करंट है,
तो जो इसका ग्राफ है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन है, करंट की वैल्यू ऐसे स्ट्रेट रहती है। सो दिस इज डायरेक्ट करंट। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज। सो अब नाउ हमारा जो इसका सेकंड पार्ट है, व्हाई अल्टरनेटिंग करंट इज प्रेफर्ड ओवर डायरेक्ट करंट फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस कि ऐसा क्यों किया जाता है। जो हमारा फर्स्ट रीजन होता है दैट इन एसी ट्रांसमिशन पावर लॉस इज लेस एज कंपेयर टू डीसी। मतलब क्या हुआ इसका कि सपोज कीजिए आपको दो पॉइंट्स के बीच में पावर को ट्रांसमिट करना है, तो आप नॉर्मली वायर्स का यूज करते हो कि जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, आपको दोनों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना है, तो आपने ये वायर कनेक्ट करके दोनों के बीच में वायर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करनी है। तो जब आप यहाँ से एसी भेजते हो या आप जब यहाँ से डीसी भेजते हो, तो दोनों टाइम पे क्या होता है कि जो आपकी जब एसी जाती है तो उस टाइम पे पावर लॉस कम होता है, और जब डीसी जाती है तो उस टाइम पे पावर लॉस ज्यादा होता है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1 कि पावर लॉस कम होता है एसी के केस में। नंबर 2, हमने आपको जो हमारा बोनस लेक्चर था उसमें ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में बताया था कि ट्रांसफॉर्मर्स की हेल्प से आप वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मर में कोयल लगी होती है, कोयल की हेल्प से आप नंबर ऑफ टर्न की हेल्प से आप वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हो। ऐसा ही घरों में जो आपके इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होते हैं, जो आपके पावर हाउसेज होते हैं, वहां से आपके घर तक जो बिजली पहुंचाई जाती है उसको ऐसे ही ट्रांसफॉर्म किया जाता है। बिकॉज जो आपके पावर ग्रिड होते हैं वहाँ पे वोल्टेज बहुत ज्यादा आती है, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट में आती है, फिर उसको 220 में वोल्ट करके आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। और ऐसा करना ओनली एसी के लिए पॉसिबल है, कॉस्ट इफेक्टिवली। ऐसा डीसी के लिए भी किया जा सकता है, बट वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। एसी के लिए बहुत ही इजीली किया जा सकता है, जस्ट आपको दो कॉइल्स लेनी है, दोनों के कॉइल्स के अंदर आपको करंट फ्लो करवाना है और आपका ट्रांसफार्मर रेडी हो गया। तो बहुत ही सस्ता है एसी को की वोल्टेज को अप लेके जाना या डाउन लेके जाना। तो इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव टू स्टेप अप मतलब होता है वोल्टेज को बढ़ाना, कि आपकी इनपुट 1000 है तो आपकी आउटपुट 2000 है, वो भी आप ट्रांसफार्मर की हेल्प से कर सकते हैं। एंड स्टेप डाउन मीन्स वोल्टेज को कम करना। एसी एज कंपेयर टू डीसी, डीसी के साथ ये किया जा सकता है, बट सर्किट कॉम्प्लेक्स होता है और कॉस्टली होता है। नंबर 3, generation of AC is cost effective as compared to DC। जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको प्रोड्यूस करना भी कॉस्ट इफेक्टिव है एज कंपेयर टू डायरेक्ट करंट। और जो फोर्थ पॉइंट है, AC टू DC कन्वर्जन is also very cost effective as compared to DC to AC कन्वर्जन। अगर आपके पास AC करंट है तो उसको DC में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, बट DC को AC में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है। सो अगर आप इन सभी पॉइंट्स को समराइज करो तो जो मेन रीजन है वहां पे यहाँ पे वो क्या है, कॉस्ट एंड लॉस। कि जो आपका AC है वहां पे लॉसेस कम है, और AC टू DC जाने का या AC को यूज करने का कॉस्ट बहुत कम है DC के कंपैरिजन
जनरली, दैट्स वाई हम AC को यूज करते हैं और DC को यूज नहीं करते। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट होता है। अब हम 39 की तरफ मूव करते हैं। तो 39 में मेंशन है अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ और कितनी बार वो चेंज होता है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इसका मीनिंग क्या होगा, देयर आर 50 साइकिल्स कंप्लीटेड बाय वेव ईच सेकेंड, कि एक सेकंड में जो AC करंट की वेव है वो 50 साइकिल कंप्लीट करती है। और अगर आप ये मान के चलते हो कि एक साइकिल में डायरेक्शन एक बार चेंज होती है तो चेंज इन डायरेक्शन कितना हो जाएगा, चेंज इन डायरेक्शन कितनी बार हो जाएगा, 50 टाइम्स। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि एक सेकंड में एक बार डायरेक्शन चेंज होती है, और अगर आप ये मान के चल रहे हो कि दो बार चेंज होती है, 50 into 2 100 टाइम्स हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा रेफरेंस यूज करते हो डायरेक्शन चेंजिंग के लिए। नाउ जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, मेंशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ DC। DC की फ्रीक्वेंसी बतानी, और हमने जब स्टेटमेंट बताई थी DC की आपको तो बताया था कि DC कभी अपनी करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। तो जो DC की फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 0 हर्ट्ज। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट होता है। एंड अगर आपको ये हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट हेल्प अस अ लॉट टू increase our productivity, and it also motivate us to make more videos when we get more views and more subscriptions. So with this, let's move to next question, question number 40. So question number 40 में ये पूछा गया है कि शॉर्ट सर्किट के टाइम पे क्या होगा। तो पहले हम आपको शॉर्ट सर्किट होता क्या है ये कंसेप्ट समझाते हैं और फिर आपको इसके बारे में फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कोई अप्लायंस है और उसके अंदर हम 2 वायर सिस्टम यूज करते हैं। हम नॉर्मली 3 वायर सिस्टम यूज करते हैं, तो हम आपको 3 वायर से बताते हैं। एक हमारे पास ये रेड वायर है, एक व्हाइट वायर है और एक ग्रीन वायर है। नॉर्मली जो ये व्हाइट वायर नहीं होती, इसमें यहाँ पे ब्लैक कलर की वायर होती है, बट यहाँ पे कलर कॉन्ट्रास्ट की वजह से हम ये कलर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेड वायर है इसको बोला जाता है लाइव वायर, और इसको नॉर्मली पॉजिटिव से डिनोट कर दिया जाता है। जो ये व्हाइट वायर है इसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं, वैसे इसका कलर ब्लैक होता है, इसको नेगेटिव से डिनोट कर दिया जाता है। और जो ग्रीन कलर की वायर है इसको ग्राउंड वायर बोला जाता है। ओके, यहाँ पे हमारा कोई अप्लायंस है और ये तीनों अप्लायंस से कनेक्टेड है, तो हम इनको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे अंदर कोई सर्किट है, रैंडम सर्किट है कोई, और ये सर्किट से तीनों वायर ऐसे कनेक्टेड है और इंस्ट्रूमेंट हमारा वर्क कर रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो ग्राउंड वायर है आपकी वो ऑब्जेक्ट के बाहर उसकी बॉडी से कनेक्टेड होती है, और जो आपकी ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है ये अंदर जाके कनेक्टेड होती है, जिससे इंस्ट्रूमेंट है जो वर्क करता है, प्रॉपर वे में अपना काम करता है। अब सपोज कीजिए कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई गड़बड़ हो जाती है, और गड़बड़ होने की वजह से ये जो दोनों वायर है, आपकी लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। तो ये एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हो गए किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। नाउ अब क्या होगा, जब तक आपका ये डिवाइस नॉर्मली काम कर रहा था, तो डिवाइस क्या होता है, डिवाइस के अंदर अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, रेजिस्टेंस लगे होते हैं, कैपेसिटर, अलग अलग चीजें लगी होती है। तो उनका एक फाइनल रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस की वजह से डिवाइस के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट का करंट फ्लो करता है, जो कि बहुत कम होता है नॉर्मल।
बट जैसे ही ये दोनों वायरें एक दूसरे के साथ टच हो जाती हैं तो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इस फिनोमेना को शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, एक क्या क्रिएट हो जाता है, लो रेजिस्टेंस पाथ। लो रेजिस्टेंस पाथ का मीनिंग करंट को लाइव वायर से न्यूट्रल वायर तक जाने के लिए एक कम रेजिस्टेंस का पाथ मिल जाता है। लो रेजिस्टेंस पाथ में क्या होगा फिर, अब इजी पाथ मिल गया तो क्या प्रोड्यूस होगा, हाई करंट प्रोड्यूस होगा। और हाई करंट प्रोड्यूस होने से क्या होता है, यहाँ पे आपके नॉर्मली हम क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं या एमसीबी लगाते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, या तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा या एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, वो आपके इंस्ट्रूमेंट को डैमेज होने से बचा लेंगे। तो ये तो होता है इस केस में जब आपकी पॉजिटिव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के साथ टच हो जाती है, किसी भी वे से कनेक्ट हो जाती है, तो उसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट। और इसमें होता है हाई करंट। तो इसका जो आंसर होगा इंक्रीजेस हेवीली होगा, कि शॉर्ट सर्किट के टाइम पे करंट के साथ क्या होता है, तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब आते हैं ग्राउंड वायर के केस में, कि कभी कभी सिनेरियो ऐसा होगा कि ये आपस में टच नहीं करेंगे, बट आपके ऑब्जेक्ट है जो ये, इसका कोई पार्ट ग्रीन वायर के टच में आ जाएगा। मींस ये ग्रीन वायर आपकी पॉजिटिव वायर से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी समहाउ। तो इस सिनेरियो में भी सेम होता है कि फिर से क्या बन जाता है, लो रेजिस्टेंस पाथ, हाई करंट, और इसको भी शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। बस इसमें क्या होगा कि करंट बाहर भी आ जाता है, ऑब्जेक्ट के बाहर भी करंट हो जाता है। सो इस केस को भी आप शॉर्ट सर्किट बोल सकते हो। यहाँ पे भी सेम होगा बिल्कुल। बस अब की बार क्या होता है कि जो लाइव वायर है आपकी ऑब्जेक्ट की बॉडी से भी कांटेक्ट में आ जाती है, तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस रहते हैं। तो इवन इन दिस सिनेरियो जो आपके फ्यूज और एमसीबीज हैं जो सर्किट में कनेक्टेड है, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं इस हाई करंट से। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट होता है। हम 41 की तरफ आते हैं और इसमें अर्थ वायर का फंक्शन एक्सप्लेन करना है, जो हमने अभी जस्ट प्रीवियसली एक्सप्लेन किया। और ये कंपलसरी क्यों है इसको इंस्टॉल करना, ये नेसेसरी क्यों है, वो भी हमने इसलिए ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि जब भी जो हमारा प्रीवियस डायग्राम था, अगर हम वो वापस प्लॉट करें, कि जब इस केस में जब पॉजिटिव वायर किसके साथ कांटेक्ट में आ जाए, अगर सपोज कीजिए ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ये मेटल का बना हुआ है और आपकी पॉजिटिव वायर इस मेटल इंस्ट्रूमेंट के साथ कांटेक्ट में रहती है, तो पूरे मेटल इंस्ट्रूमेंट पे क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। तो अगर आप इसको टच करते तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस होते हैं। तो इस सिनेरियो में जो आपकी ये ग्रीन वायर होती है, जिसको ग्राउंड वायर या अर्थ वायर बोला जाता है, करंट पॉजिटिव वायर से डिवाइस पे आता है और डिवाइस के टच में कौन है, ग्रीन वायर। तो ग्रीन वायर से वापस कहाँ पे चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है, और ऐसे ही आपको प्रोटेक्ट करता है इससे, हाई करंट से। सो ऐसे आप ग्राउंड वायर का यूज करके पोटेंशियल इलेक्ट्रिक हजार्ड से बच सकते हैं। तो इसलिए जो भी अगर आपका डिवाइस मेटल का बना हुआ है उसके लिए इसको कंपलसरी बनाया गया है कि आप वहां पे ग्राउंड वायर जरूर इंस्टॉल करेंगे। जैसे आपके रेफ्रिजरेटर या इलेक्ट्रिक केटल हो गई या इलेक्ट्रिक प्रेस हो गई, इन चीजों में इसका यूज किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 है, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग, द बर्न आउट फ्यूज शुड बी रिप्लेस्ड बाय अनदर फ्यूज ऑफ आइडेंटिकल रेटिंग। तो इसके लिए रीजन हम आपको एक्सप्लेन करते हैं और हम इसी डिवाइस का हेल्प से हम इसको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 42 कर देते हैं और यहाँ पे हम सेम कंसेप्ट लेके चलते हैं कि किसी रीजन की वजह से जो आपकी पॉजिटिव वायर है या तो वो न्यूट्रल के साथ कॉन्टेक्ट में आ जाती है या वो ऑब्जेक्ट की बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में आ जाती है, तो उससे क्या होता है, लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट होता है और हाई करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी हाई करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे हमारे पास टू प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होते हैं, या तो हमारे पास फ्यूज होगा या हमारे पास एमसीबी होता है। तो अभी के लिए हम ओनली फ्यूज से डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम फ्यूज के बारे में ही बात करते हैं, एमसीबी को बता दें। तो यहाँ पे हमारा फ्यूज होगा और फ्यूज की क्या होती है, एक रेटिंग होती है। हर फ्यूज की एक रेटिंग होती है। सपोज इस फ्यूज की रेटिंग है 1 एम्पियर। तो जब आपका हाई करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, जैसे ही करंट की वैल्यू 1 एम्पियर पहुंचती है,
तो ये फ्यूज क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद सर्किट ब्रेक हो जाता है और कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो इससे आपका डिवाइस भी बच जाता है और आपको भी कोई शॉक नहीं लगता। नाउ क्या होगा, जब ये मेल्ट हो गया तो आपको इसको रिप्लेस करना पड़ता है। हमने हमारी थ्योरी क्लास में बताया था कि नाउ जब ये एक बार बर्न हो गया तब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। सो सपोज कीजिए आपने अब जो नया फ्यूज लेके आए आप उसने आपने उसको 2 एम्पियर का लगा दिया, 1 एम्पियर का आपको मिला नहीं या आपने चेक नहीं किया और आपने यहाँ पे 2 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर सेम सिनेरियो होता है, सेम कॉन्टैक्ट होता है और सेम शॉर्ट सर्किट होता है, फिर से लो रेजिस्टेंस पाथ और हाई करंट आता है, तो पहले जो फ्यूज 1 एम्पियर पे बर्न हो गया था, मेल्ट हो गया था, अब वो नहीं होगा, अब वो 2 एम्पियर पे जाके मेल्ट होगा। और जब तक करंट 2 एम्पियर पहुंचेगा तब तक आपका डिवाइस डैमेज हो चुका होगा। और ये भी चांसेस हैं कि अगर आप उस डिवाइस के टच में थे तो आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक लग चुका होगा। दैट्स वाई जो फ्यूज होता है उसको आपको बिल्कुल आइडेंटिकल लगाना चाहिए। आप उससे ज्यादा रेटिंग का फ्यूज वहां पे नहीं यूज कर सकते। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ मूव करते हैं, और ये पूछा गया है कि ये रीजन बताना है कि आपको लाइव वायर को टच क्यों नहीं करना चाहिए। सो 43 में अगर कोई आपके पास लाइव वायर है, और हम इस ऊपर वाले का ही यूज कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपकी लाइव वायर है और जो आपकी न्यूट्रल वायर है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, दैट इज 220 वोल्ट। आपकी जो लाइव वायर है वो 220 वोल्ट ऊपर होती है न्यूट्रल वायर से। तो अगर आप लाइव वायर को टच करते हो तो आप न्यूट्रल वायर के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल पे, तो वहां पे आपको शॉक लगने के बहुत ज्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू अगर आप ओनली न्यूट्रल वायर को टच करते हो। तो न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल थोड़ा होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बट वो बहुत ही स्मॉल पोटेंशियल होता है, 10 वोल्ट 20 वोल्ट, डिपेंडिंग ऑन न्यूट्रल वायर को कहाँ पे टच, उस न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल कहाँ पे सेट किया गया है। सो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस न्यूट्रल वायर के केस में भी है, बट वो कंपैरेटिवली बहुत कम है इसके कंपैरेटिवली लाइव वायर के कंपैरेटिव। दैट्स वाई लाइव वायर को आपको कभी नहीं टच करना चाहिए, और प्रैक्टिकली आपको दोनों में से किसी को भी टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज दोनों के पास पोटेंशियल होता है और दोनों आपको डैमेज कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू बी पार्ट, in household circuit parallel combination of resistance is used. Using the fuse of household circuit diagram is important. तो ये पूछा गया है कि हाउसहोल्ड सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्यों यूज किया जाता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यूज किया जाता है हमने थ्योरी क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन सिस्टम यूज करोगे, सपोज कीजिए ये आपकी मेंस है और यहाँ पे आपने सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कर लिया, यहाँ से आपके ये कुछ रेजिस्टेंस है, इनको आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और ये आपकी सेकंड वायर है। तो क्या होगा, अगर सपोज कीजिए आपका एक भी रेजिस्टेंस खराब होता है, ये डैमेज हो जाता है, तो बाकी के रेजिस्टेंस तक सप्लाई नहीं पहुंचने वाली, तो आपका कनेक्शन डैमेज हो जाएगा। और अगर बीच में भी कहीं डैमेज हो जाता है तो आगे वाले रेजिस्टेंस में सप्लाई नहीं पहुंचेगी, इसलिए आप वहां पे सीरीज को यूज नहीं कर सकते। दैट्स वाई जो प्राइमरी कनेक्शन होते हैं, प्राइमरी कनेक्शन होते हैं, मेन कनेक्शन होते हैं घर में, उनको सभी को पैरेलल सिस्टम में यूज किया जाता है। पार्ट सी है कि हाउस होल्ड में फ्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अगेन हम सेम वापस हमारे 42nd के आंसर पे आ सकते हैं कि फ्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी शॉर्ट सर्किट होगा हाई करंट आएगा, हाई करंट के सिनेरियो में फ्यूज मेल्ट होके इंस्ट्रूमेंट को और आपको दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक से और डैमेज से बचा सकता है। दैट्स व्हाई हाउस होल्ड में फ्यूज इंपॉर्टेंट होता है। विद दिस मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 44, फ्यूज एक्ट लाइक ए वॉचमैन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जस्टिफाइड द स्टेटमेंट कि फ्यूज एक वॉचमैन की तरह काम करता है। तो हम फ्यूज की वर्किंग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जैसे ही कोई शॉर्ट सर्किट होगा उस सिनेरियो में फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और डिवाइस को खराब होने से बचा लेगा। तो ऐसे फ्यूज एक वॉचमैन की तरह काम करता है कि वो नजर रखता है करंट पे, जैसे ही करंट ज्यादा होता है तो फ्यूज करंट को अंदर जाने से रोक देता है और डिवाइस को बचा देता है। तो ऐसे आप अपने आंसर में लिख सकते हो दैट
fuse, electric fuse keeps an eye on the value of current. Whenever value of current increases beyond a certain value, then fuse starts melting, and after it melts, it breaks the circuit, and when circuit is broken, the current can no longer flow and can no longer damage the instrument. That's how fuse acts as a watchman and prevents device from damage. So ये हो गया इसका आंसर। अब हम इसके बी पार्ट पे आते हैं, 44 के पार्ट बी पे। Mention the usual current rating of the fuse in the wire of the line, light and fan, appliance of 2 kilowatt or more power। नाउ देखिए लाइट एंड फैन की बात हो रही है, तो वहां पे आप 1 एम्पियर का फ्यूज लगा सकते हैं। नाउ जो हमारा इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे हमें पावर रेटिंग दी गई है कि जो पावर है दैट इज 2 किलोवाट और 2000 वाट, और हमारे पास जो हमारे हाउस होल्ड सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट की होती है। तो वी नो कि जो पावर होती है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो यहाँ से हम 2000 इज इक्वल टू 220 इंटू आई, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 2000 बाय 220। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगी दैट इज 9 एम्पियर। तो यहाँ पे हमें 9 एम्पियर का फ्यूज यूज करना पड़ेगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्टी 45 में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। घरों के अंदर हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर डिस्कस करने हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, तो ये हम अभी कवर करते हैं। सो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर of electric current used in our home। होम्स। तो पहला तो क्या होगा, करंट यूज इन होम इज अल्टरनेटिंग करंट of frequency 50 हर्ट्ज। अल्टरनेटिंग करंट होता है जो घरों पे यूज किया जाता है और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। नंबर 2 क्या होगा, देयर आर 3 वायर्स यूज, रेड कलर वायर फॉर मेंस और पॉजिटिव टर्मिनल, ब्लैक फॉर न्यूट्रल एंड ग्रीन फॉर अर्थ कनेक्शन। 3 वायर यूज करते हैं घरों में। रेड करते हैं मेन टर्मिनल के लिए, पॉजिटिव के लिए, ब्लैक न्यूट्रल के लिए करते हैं और ग्रीन अर्थ के लिए करते हैं। और नंबर 3 क्या है, इन होम्स वी यूज पैरेलल कनेक्शंस। जहां पे हमें ज्यादा लोड स्प्लिट करना है वहां पे हम पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं। तो घरों में हम नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कनेक्शन पैरेलल होते हैं, और जहां पे लोड बहुत कम होता है वहां पे हम जाके सीरीज कनेक्शन करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कनेक्शन क्या होंगे, पैरेलल कनेक्शन। नाउ फ्यूज के रिगार्डिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अर्थ को मेटालिक अप्लायंस में अर्थ की वायर क्यों होती है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये ऑलरेडी टू कवर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ मूव करते हैं।
तो 46 में पूछा गया है कि आपको 2 सेफ्टी मेजर्स बताने हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट अप्लायंसेस में मेनली यूज किए जाते हैं। तो पहला सेफ्टी मेजर होता है कि हम फ्यूज यूज करते हैं, और सेकंड सेफ्टी मेजर होता है कि हम अर्थ के लिए स्पेशल वायर यूज करते हैं, जिसको अर्थ वायर बोलते हैं या ग्राउंड वायर बोलते हैं। और इन दोनों के ये दोनों कैसे काम करते हैं ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो वहां पे जो हमने डिस्कशन किया था, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट को यूज किया जा सकता है। नाउ बी पार्ट में पूछा गया है कि ओवरलोडिंग अवॉइड करने के लिए डोमेस्टिक सर्किट्स में क्या किया जाता है। तो अगर आपको ओवरलोडिंग अवॉइड करना है तो आप क्या करोगे, पैरेलल कनेक्शंस यूज करोगे। और पैरेलल कनेक्शंस को कैसे यूज करना है ये हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास एक ऐसे मेंस होगा, और अगर सपोज कीजिए आपके घर के 3 रूम हैं, तो आप तीनों को सेपरेट वायर से कनेक्ट करोगे, सो दैट एक सिंगल वायर पे कहीं पे भी ओवरलोड ना आए। तो ऐसे आप पैरेलल कनेक्शंस का यूज कर सकते हो, और ये हमने अपनी थ्योरी की क्लासेस में डिटेल में डिस्कस किया है, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। नाउ मूविंग टू लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर फर्स्ट एक्सरसाइज आल्सो। सिस्टमैटिक डायग्राम बनाना है हमें कॉमन डोमेस्टिक सर्किट का, जहाँ पे अर्थ हो, मेन फ्यूज हो, इलेक्ट्रिसिटी मीटर हो, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो, और बाकी की सभी चीजें हो ओवरलोडिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये डायग्राम हम आपको शो करते हैं कि कैसे बनता है। सो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे विजिबल है, सिस्टमैटिक डायग्राम है। तो हम स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करते हैं इसके। तो यहाँ पे एक लाइव वायर है जिसके थ्रू मेन करंट फ्लो होता है, एक न्यूट्रल वायर है। अब लाइव वायर को देखिए, सबसे पहले फ्यूज बॉक्स से कनेक्ट किया गया है। ये मेन फ्यूज बॉक्स है आपका, पूरे हब जो पूरे घर के या आपके पूरे होम के जो करंट को कंट्रोल करेगा, ये वो वाला फ्यूज बॉक्स है। सो ये क्या होगा, हाई पावर रेटिंग होगा, इसकी रेटिंग ज्यादा होगी बिकॉज इससे पूरे घर का करंट फ्लो करता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है, मीटर से क्या किया जाता है, जो आप यूनिट कंज्यूम करते हैं उनको काउंट किया जाता है। उसके बाद हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आता है, यहाँ पे क्या लगे होते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल फ्यूजेस लगे होते हैं। मीन्स यहाँ पे जैसे आपके घर के अंदर सपोज कीजिए अगर ये 3 रूम्स हैं, तो तीनों रूम के इंडिविजुअल फ्यूज लगे होंगे और उनकी पावर रेटिंग स्मॉल होती है, छोटी होती है एज कम्पेयर टू दिस फ्यूज। ये कंबाइंड रेटिंग का होता है और ये सेपरेट इंडिविजुअल रीडिंग के होते हैं। तो यहाँ से आगे आके डिस्ट्रीब्यूशन से आपकी 2 वायर्स जाती है, एक रेड वायर जाती है और एक ब्लैक वायर जाती है। रेड वायर आपकी लाइव वायर है और ब्लैक वायर आपकी न्यूट्रल वायर है। और उसके बाद लास्ट में आती है हमारी ग्रीन वायर जो कि अर्थ वायर है। तो इसको हम हर स्विच से या हर रूम से कनेक्ट करते हैं, सो दैट अगर कभी भी शॉर्ट सर्किट हो और डिवाइस मेटल का हो तो हमें कोई शॉक ना लगे, और ज्यादा करंट होने की वजह से यहाँ के फ्यूज ब्लो हो जाए या यहाँ का फ्यूज ब्लो हो जाए और हमारे डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिकली डैमेज होने से बच जाए। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ डोमेस्टिक सर्किट। और यहाँ पे हम मोस्टली यूज क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं। पैरेलल कनेक्शन क्यों यूज करते हैं, ताकि सिस्टम पे कोई ओवरलोड ना हो, और अगर एक डिवाइस खराब हो जाए तो उसकी वजह से बाकी के डिवाइस काम करना बंद ना करें। सो विद दिस हमारे इस वीडियो में जो अप टू टोटल 47 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो, आपको कुछ बेटर इंफॉर्मेशन मिल रही हो, बेटर जानकारी मिल रही हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, then please consider like, share and subscribe. More you share, more you subscribe, more we feel motivated to make such content, and it is a zero cost way for you to support us. So please like these videos, share these videos and subscribe to our channel. With this I take leave. We will meet in next video. Till then, thanks for watching.